नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अब बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बायोलॉजी के टॉप इम्पोर्टेंट हम 40 क्वेश्चन को करवाएंगे। जो 40 क्वेश्चन दोस्तों चुनिंदा है, कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। जैसा कि दोस्तों आपको पता भी होगा, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का बात किया जाए तो उसमें बायोलॉजी का वेटेज सबसे अधिक रहता है। बायोलॉजी से दोस्तों अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में 40 बायोलॉजी के प्रश्न हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए और साथ ही 40 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस बायोलॉजी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है डैश में हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। इनमें से दोस्तों किसमें सामान्यतः अनुपस्थित होता है हार्मोन? बंदरों, बिल्लियों, जीवाणु, चूहों दिया गया है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं जीवाणु का, तो जीवाणु का खोज किनके द्वारा किया गया? तो आप बोल सकते हैं लुवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों जीवाणु का खोज किया। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है जीवाणु की कोशिका भित्ति, यानी बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति, याद रखिएगा। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं जीवाणु में जो कोशिका विभाजन होता है, तो जीवाणु में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो असूत्री कोशिका विभाजन होता है दोस्तों जीवाणु में। अगर दोस्तों हम बंदरों का बात करते हैं तो रिसस बंदर से संबंधित है RH तत्व, यानी RH फैक्टर किससे संबंधित है? तो यह रिसस नामक बंदर से संबंधित है। दोस्तों चूहों मारने वाली दवा का क्या नाम है? तो जिंक फॉस्फाइड प्रयोग किया जाता है। चूहों मारने वाली में दवा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। इसको भी दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, प्रश्न कहता है मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, उस ग्रंथि का नाम है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि या पाचक ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को दोस्तों मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जो मिश्रित ग्रंथि किन्हें कहा जाता है, तो आप बोलिएगा अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। और यह मानव शरीर की दूसरी दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो आप बोलिएगा अग्नाशय बोलिएगा। यकृत दोस्तों इन्हीं को बोला जाता है, इन्हीं को लीवर बोला जाता है, या साथ ही इन्हीं को जिगर भी बोला जाता है। अगर दोस्तों पूछा जाए जो यकृत का अध्ययन, तो आप बोलिएगा हेपेटोलॉजी। यकृत का अध्ययन कहलाता है। यकृत का वजन कितना होता है? तो 1.5 kg दोस्तों यकृत का वजन होता है। मानव शरीर का कौन अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो यकृत बोलिएगा। और सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता पूछा जाए तो मस्तिष्क बोलिएगा। दोस्तों पीयूष ग्रंथि इन्हीं को पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है, और पीयूष ग्रंथि को साथ ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा इस ग्रंथि का आकार मटर के दाने के समान होता है, और यह ग्रंथि दोस्तों मस्तिष्क में स्थित होती है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंसुलिन किसे कहता है विनियमित करता है? इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपको रक्त शर्करा स्तर हो जाएगा। रक्त शर्करा स्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर हम दोस्तों इंसुलिन का बात करते हैं तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है, और इन्हीं बीमारी को दोस्तों डायबिटीज भी बोला जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर के दिन विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बाल दिवस आपसे पूछा जाए तो बाल दिवस बोलिएगा 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है दोस्तों। और याद रखिएगा इंसुलिन की अधिक स्रावन से कौन बीमारी हो जाता है?
तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी हो जाता है इंसुलिन की अधिक स्रावन से, और इंसुलिन की कमी कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है। इंसुलिन दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन भी होता है और इसका खोज किया गया 1921 में बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक ने इसका दोस्तों खोज किया। इतने बात आप इंसुलिन से याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है मायोसिन और एक्टिन क्या है। दोस्तों मायोसिन और कहता है आपसे एक्टिन क्या है, तो यह है दोस्तों मांसपेशीय प्रोटीन है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है पुतली डैश का एक हिस्सा है। दोस्तों पुतली किसका एक हिस्सा होता है, तो यह आँख का एक हिस्सा होता है। अगर आपसे पुतली के बारे में पूछा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अस्थि मज्जा का बात किया जाए दोस्तों, लाल अस्थि मज्जा का, तो इसमें आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है, तो पलीहा या तिल्ली को दोस्तों बोला जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है डैश खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो मज्जा दोस्तों नियंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति दोस्तों सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। पादप विज्ञान का अगर जनक पूछा जाए तो थियोफ्रेस्टस को दोस्तों पादप विज्ञान का जनक बोला जाता है। और कैटिन का बात किया जाए साथी तो कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो कैटिन का बना होता है कवक की कोशिका भित्ति। देखिए अगला प्रश्न कहता है पौधों में फ्लोएम का कार्य है। दोस्तों पौधों में फ्लोएम का कार्य है। फ्लोएम साथी पौधों में भोजन का परिवहन करता है, यानी खाद का परिवहन करता है। और दोस्तों एक होता है आप याद रख सकते हैं जाइलम। जाइलम दोस्तों यह पौधों में जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। जाइलम होता है दोस्तों मृत कोशिका, लेकिन फ्लोएम होता है जीवित कोशिका। तो फ्लोएम पूछा जा रहा है तो खाद का प्रवाह हो जाएगा। विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। उस कोशिकांग का दोस्तों क्या नाम है, तो हरित लवक है। और दोस्तों आप हरित लवक से याद रख सकते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, पादप कोशिका का रसोई अगर घर पूछा जाए तो हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर बोला जाता है। पेड़ पौधा दोस्तों हरा रंग का किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है, पर्णहरित के कारण होता है। अगर गोल्जी कै का बात किया जाए तो गोल्जी कै का खोज किनके द्वारा किया गया, कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का अगर खोज का बात किया जाए तो अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया। इसका नामकरण दोस्तों कार्ल बेंडा के द्वारा किया गया। कोशिका का अगर पावर हाउस पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों राइबोसोम का बात करते हैं तो अगर प्रोटीन का फैक्ट्री पूछा जाए किसे बोला जाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। यही दोस्तों याद रखिएगा आप शैवाल के बारे में। जो शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। और शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है
मादा एनाफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? इनमें से कौन रोग का दोस्तों यह वाहक होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मलेरिया हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही जवाब। दोस्तों अगर हम बात करते हैं मलेरिया के बारे में, तो मलेरिया का खोज रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल के दिन दोस्तों, याद रखिएगा, मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं टाइफाइड का, तो टाइफाइड इसमें दोस्तों विडाल टेस्ट होता है। विडाल टेस्ट साथी याद रखिएगा किस रोग में किया जाता है? तो विडाल टेस्ट किया जाता है आपको टाइफाइड नामक रोग में किया जाता है। और टाइफाइड दोस्तों इसे आंत ज्वर या मियादी बुखार भी बोला जाता है। यह दूषित जल के कारण टाइफाइड नामक बीमारी हो जाता है। अगर हैजा का बात करते हैं तो दोस्तों इसे कॉलरा भी बोला जाता है हैजा को। और दोस्तों याद रखिएगा हैजा के टीके का खोज किसने किया? रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया। और दोस्तों हैजा यह दूषित जल एवं भोजन से होता है। इतने बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला अजार नामक रोग का कारण है? उसका दोस्तों उत्तर है आपको लिस्मेनिया हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर दोस्तों हम लिस्मेनिया का बात करते हैं तो यह याद रखिएगा साथी किसके कारण होता है? तो सैंड फ्लाई। अगर दोस्तों इसका उत्तर पूछा जाए तो बोलिएगा सैंड फ्लाई नामक मक्खी से दोस्तों यह रोग होता है लिस्मेनिया नामक रोग। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है दाद किस प्रकार की बीमारी है? दाद दोस्तों किस प्रकार का बीमारी होता है? तो कवकीय बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश की कमी की वजह से क्वाशियोर नामक विकार उत्पन्न होता है? तो दोस्तों प्रोटीन की कमी से मेरास्मस और क्वाशियोर नामक विकार यानी रोग उत्पन्न होता है। प्रोटीन का खोज दोस्तों बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने 1838 में किया। प्रोटीन का दोस्तों अगर फैक्टरी पूछा जाए तो राइबोसोम को बोलिएगा साथी, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्टरी कहा जाता है। और दोस्तों प्रोटीन किससे बना होता है? यह बना होता है अमीनो अम्ल का। अमीनो अम्ल का दोस्तों बना होता है अगर आपसे प्रोटीन के बारे में पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है पदार्थ मलेरिया रोधी दवा कताकुनीन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होता है? तो दोस्तों कुनैन जो होता है यह याद रखिएगा आप सिनकोना के पौधा से साथी इन्हें प्राप्त किया जाता है। किसको दोस्तों? तो मलेरिया रोधी दवा को। अगला प्रश्न कर लेते हैं। इसका दोस्तों सही उत्तर बताइए। कहता विटामिन के का मुख्य कार्य डैश से संबंधित है? दोस्तों विटामिन के का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए आपसे तो फिलोक्विनोन बोलिएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। विटामिन के जो होता है दोस्तों यह वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खून के जमने से यह संबंधित है विटामिन के। तो ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? प्रश्न कहता है विटामिन B1 को डैश भी कहा जाता है? दोस्तों विटामिन B1 को थायमिन भी बोला जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन बोला जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा विटामिन B3 को नियासिन बोला जाता है। और विटामिन B3 के कमी के कारण पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड का बात करते हैं तो यह दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी हो जाएगा। बायोटीन का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो साथी याद रखिएगा विटामिन B7 को बोला जाता है बायोटीन बोला जाता है। तो इतने बात आप याद रखिएगा। इससे एक दोस्तों होता है विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 में दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन B12 का अगर
केमिकल नाम आपसे पूछा जाए साथी तो आप साइनोकोबालामिन बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है मानवों में वृक्काणु का कार्य निम्न में से क्या है। वृक्काणुओं का साथी कार्य पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है, यह उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दोस्तों कहता है पेलाग्रा डैश की कमी के कारण होता है। दोस्तों इससे पहले इस प्रश्न का उत्तर हम बता चुके हैं, तो आप लोग अब बताइए। कहता पेलाग्रा डैश की कमी के कारण होता है। दोस्तों यह नियासिन की कमी कारण होता है, यानी विटामिन B3 की कमी के कारण पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। राइबोफ्लेविन का बात किया जाए तो दोस्तों विटामिन B2 को बोला जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। अगर दोस्तों फोलिक एसिड का हम बात करते हैं तब विटामिन B9 को दोस्तों बोला जाता है, फोलिक एसिड बोला जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे बायोलॉजी के प्रश्न महत्वपूर्ण है। विटामिन के की प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। कहता है अग्नाशय, गुर्दा, हृदय और आंत दिया गया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन दोस्तों डी को आप लॉक कर सकते हैं। आंत हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। तो आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत पूछा जाए तो हरी सब्जियां हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। दोस्तों अंडे का जो कवच होता है याद रखिएगा ऊपर वाला भाग, यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसका सूत्र होता है CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र। दूध में दोस्तों विटामिन C नहीं पाया जाता है। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। और याद रखिएगा श्वेत क्रांति से दूध उत्पादन संबंधित है। दूध का रंग सफ़ेद केसिन नामक प्रोटीन के कारण हो जाता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर बनता है। कहता मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। किस प्रकार का प्रतिबिंब दोस्तों मानव नेत्र के रेटिना पर बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो विकल्प हो जाएगा ए इसका सही जवाब। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कहता है विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। कौन विटामिन की कमी से। विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। विटामिन ए का साथी रासायनिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल बोलिएगा, इसका रासायनिक नाम होता है। और इसका प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो आप गाजर बोल सकते हैं विटामिन ए का प्रमुख स्रोत। और विटामिन ए दोस्तों वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए और विटामिन बी का दोस्तों खोज मैकुलम नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। अगर दोस्तों विटामिन डी का हम बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और दोस्तों विटामिन डी को हार्मोन भी बोला जाता है। अगर पूछा जाए कौन विटामिन को हार्मोन बोला जाता है, विटामिन डी को। विटामिन डी की कमी कारण रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है। और विटामिन सी का दोस्तों आपसे पूछा जाए रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल बोलिएगा, इसका प्रमुख स्रोत आंवला होता है विटामिन सी का। और विटामिन डी का दोस्तों रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता मनुष्यों में पाया जाने वाला शोषण पिगमेंट है, तो दोस्तों यह हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण याद रखिएगा रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। और हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है, तो लोहा धातु पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, जिसका प्रतीक Fe होता है और परमाणु क्रमांक 26 होता है। मेलानिन का बात करते हैं तो दोस्तों तो त्वचा का रंग याद रखिएगा अलग अलग कलर का जो रंग प्रदान करता है दोस्तों, त्वचा का रंग प्रदान करता है मेलानिन नामक वर्णक। क्लोरोफिल का बात किया जाए, क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, जिसका प्रतीक होता है Mg, परमाणु क्रमांक 12 होता है मैग्नीशियम का। अगला प्रश्न कहता है एंजाइम टैलिन डैश में पाया जाता है। टैलिन नामक एंजाइम दोस्तों किस में पाया जाता है, यह लार में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है लार।
कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। वंश, गण, जाति और कुल दिया गया है, तो जाति हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्न में से कहता क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। इनमें से कौन नहीं है। विटामिन नहीं है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपको जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील दोस्तों दुइयों को विटामिन है, विटामिन बी व विटामिन सी। ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होता है। और विटामिन हम बात करते हैं ए का, डी का, ई का और के का, तो ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील होता है। प्रोटीन दोस्तों किसके बने होते हैं। एमिनो अम्ल के बने होते हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न का था हीमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। हीमेटोलॉजी का अध्ययन दोस्तों किससे संबंधित है। यह रक्त से संबंधित है। रक्त दोस्तों याद रखिए इसका प्रकृति पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं क्षारीय होता है इसका प्रकृति। और दोस्तों आप बोल सकते हैं रक्त का पीएच मान तो 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। रक्त दोस्तों एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। अगला प्रश्न कहता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं। इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म, इनको बोला जाता है। तो ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिएगा। और दोस्तों बहुत ही शानदार ये सभी प्रश्न है, इन्हें आप याद कर लीजिए। कहता है मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है। तो मानव शरीर के दोस्तों उत्सर्जन प्रणाली से नेफ्रॉन का संबंध है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। तो मेलानिन दोस्तों मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो आप त्वचा बोल सकते हैं। दोस्तों केरोटीन का बात करते हैं तो दूध का रंग पीला किसके कारण होता है। केरोटीन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन दोस्तों एक प्रकार का वर्णक होता है, इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न कहता है हीमोग्लोबिन डैश का मुख्य घटक है। आरबीसी का। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पल्स होता है। और आप बोल सकते हैं आरबीसी का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। इसका कब्रिस्तान दोस्तों किसको बोला जाता है। तिल्लिया पलिया को बोला जाता है। और आप बोल सकते हैं आरबीसी के बारे में इसको दोस्तों इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों इसका जीवन काल पूछा जाए तो 120 दिन बोलिएगा। डब्ल्यूपीसी को बोलते हैं वाइट ब्लड कार्पल्स बोला जाता है। इसका जीवन काल पूछा जाए तो 3 से 4 दिन के आसपास इसका जीवन काल होता है। इन्हें दोस्तों ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। किसको। तो डब्ल्यूबीसी को। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अत्यंत अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है। उस ग्रंथि का दोस्तों नाम है आपको पिट्यूटरी ग्रंथि, इन्हीं को बोला जाता है पीयूष ग्रंथि दोस्तों, इन्हीं को बोला जाता है। और यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है और इसका आकार पूछा जाए साथी तो मटर के दाने के समान होता है। इन्हें मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पर अधिवृक्क ग्रंथि है। अगर हम अधिवृक्क ग्रंथि का बात करते हैं तो साथी इन्हीं को बोला जाता है एड्रीनल ग्रंथि बोला जाता है। और यह ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है। दोनों किडनी के ऊपर दोस्तों यह ग्रंथि स्थित होता है। इसकी संख्या 2 होता है। अधिवृक्क ग्रंथि से दोस्तों एक हार्मोन स्रावित होता है। उस हार्मोन का नाम है लरोउरो हार्मोन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है। मादा पुष्प के दोस्तों कौन भाग में निषेचन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अंडाशय में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के डैश में संग्रहित होती है। तो दोस्तों यह होती है नाभिक में। ऑप्शन हो जाएगा ए। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए डीएनए के बारे में तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए का खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया। तो फ्रेडरिक मिशर के द्वारा किया गया डीएनए का खोज। और दोस्तों डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया। तो वाटसन और क्रिक ने लगाया। अगला प्रश्न कर लेते हैं।
देखिए अगला प्रश्न कहता है कौन सा ऊतक भोजन को एक पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है, उस ऊतक का नाम क्या है? फ्लोएम, जैलम, नाभिक, इनमें से कोई नहीं दिया गया है, तो फ्लोएम हो जाएगा। फ्लोएम दोस्तों पेड़ पौधा में भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है, यह जीवित कोशिका होती है फ्लोएम। जैलम दोस्तों पेड़ पौधा में जल और खनिज लवण को पहुंचाने का काम करता है, यह मृत कोशिका होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन का था विषाणु में क्या पाया जाता है? दोस्तों विषाणु में जो है ना, इसमें पाया जाता है, आपको क्या सब पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन दोनों पाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों यह पाया जाता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों इन्हें कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर भी बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण कार्ल बेंडा के द्वारा किया गया। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम होता है सूत्रकणिका होता है। एग्जाम में अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया रहेगा तो सूत्रकणिका दिया रहेगा। राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है नवजात बच्चे को बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? यह टीका दिया जाता है 48 घंटे के भीतर दोस्तों यह टीका दिया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कहता ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? तो इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों आँख से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टॉप इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के दोस्तों हम 40 प्रश्न को डिस्कस किए। सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथ ही आज के इस बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों बायोलॉजी के इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।